चाय अच्छी है, खबरें उससे भी ज्यादा अच्छी हैं। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं चाय पर चर्चा के सफर। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्र दिवस की। उस पल को याद करने का वक्त आ गया है जब चांद पर फतेह हासिल कर दुनिया में भारत का डंका बजा। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। तो कल क्या है? कल है अंतरिक्ष दिवस। जी हाँ, जो कि हम सब मिलकर मनाएंगे। तो आज देश में एक पर्व और भी मनाया जा रहा है, कजरी तीज। इस पर्व के बारे में तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन साथ में जन्माष्टमी को लेकर कहां कैसी तैयारी है, कैसी रौनक है, वो भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति। जन्माष्टमी के बाद गणेश उत्सव की धूम मचेगी। खासकर महाराष्ट्र में तो कुछ दिन बाद ही गणपति बप्पा मोरया की गूंज जगह जगह सुनाई पड़ने वाली है। तो इस उत्सव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है, वो भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं गुप्ता। चाय पर चर्चा में स्वागत है आप सभी का। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश दौरे पर हैं। अभी वो पोलैंड में हैं, इसके बाद वो यूक्रेन भी जाएंगे। प्रधानमंत्री कल पोलैंड पहुंचे थे, वहां पहुंचने पर उनका कैसा स्वागत हुआ वो दिखाएंगे आपको। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। हम आपको विदेश में होने वाली वैदिक मंत्र की गूंज भी सुनाएंगे। ये भी दिखाएंगे कि कैसे पंजाब के भटिंडा में सोलर प्लांट किसानों के चेहरे पर रौनक ला रहा है। तो चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले शुरुआत दो शुभ तस्वीरों से। तो आइए आपको वो दो शुभ तस्वीरें दिखाते हैं। भारत में एक और जहां पर संस्कृति का उत्सव मनाया जा रहा है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों पर है, तो मुंबई में वहीं दही हांडी का अभ्यास शुरू हो चुका है। साथ ही गणेशोत्सव का उल्लास अभी से छाने लगा है। आज महिलाएं कजरी तीज भी मना रही है, साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर पूरे देश में विज्ञान का उत्सव मनाने की भी तैयारी है। तो कल नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। राजधानी के भारत मंडपम में कल खास कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करेंगी। तो जाहिर है इस भव्य उत्सव का मकसद अंतरिक्ष के प्रति युवाओं, खास करके बच्चों में रुचि पैदा करना है, ताकि धरती हो या अंतरिक्ष, हर जगह भारत का परचम लहराए। तो संस्कृति और विज्ञान दोनों साथ साथ, और यही है भारत की खूबसूरती, जो कि इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक तरफ संस्कृति जहां पर उत्सव पूरे उमंग के साथ मनाया जा रहा है, और दूसरी तरफ विज्ञान का चमत्कार। देखिए, चंद्रयान 3 ने ना देश को गर्व मनाने का एक बड़ा मौका दिया और चांद की सतह पर सफल लैंडिंग को लेकर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया। अब पहले अंतरिक्ष दिवस को सेलिब्रेट करने का दिन आ गया है। कल इस दिवस के मौके पे दिल्ली के भारत मंडपम में विशेष कार्यक्रम आयोजित होगा। ये वो तस्वीरें हैं जिसने दुनिया में हिंदुस्तान के कीर्तिमान की गाथा लिख दी। ये वो तस्वीरें हैं जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया। 23 अगस्त 2023 ये वही तारीख है जिस दिन चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चंद्रमा की सतह पर उतरने के साथ ही भारत ने इतिहास रच दिया। पिछले साल 23 अगस्त को ही चांद की सतह पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत का नाम दुनिया के उस चौथे देश के रूप में दर्ज हो गया जिसने ये कामयाबी हासिल की। इसरो की इस बड़ी सफलता के साथ ही भारत ने एक बड़ा कीर्तिमान भी अपने नाम कर लिया, क्योंकि भारत ने न सिर्फ चांद की सतह पर फतेह हासिल की, बल्कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश होने का गौरव भी हासिल किया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया। अब उस बड़ी सफलता को प्राप्त हुए कल 1 साल पूरा होने जा रहा है, तो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस बनाने की तैयारी भी कर ली गई है। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। दिल्ली के भारत मंडपम के प्लेनरी हॉल में इसको लेकर कार्यक्रम का आयोजन होना है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। इसरो ने चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया था। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद चंद्रमा की सतह पर एल्यूमीनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की मौजूदगी का पता चला। इसके अलावा मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की मौजूदगी जैसी अहम जानकारी भी मिली।
अब पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर इसरो चंद्रयान 3 मिशन की सफलता से लेकर चांद की धरती पर क्या क्या मिला और उसके भविष्य में क्या उपयोग हैं, इन सब के बारे में बताएगा। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद भारत का अंतरिक्ष मिशन लगातार आगे बढ़ रहा है। अब चंद्रयान 4 और चंद्रयान 5 का प्रक्षेपण होगा। इसके अलावा 2025 में गगनयान मिशन के तहत पहले भारतीय को अंतरिक्ष में भी भेजा जाएगा। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर का भी अहम योगदान रहा। 11 सब सिस्टम यही तैयार की गई थी। सफल लैंडिंग के लिए 3 साइट का चयन किया गया था और यही नहीं, 8 कैमरा, 1 रडार सिस्टम भी SAC में ही तैयार किए गए थे। और इसके अलावा चांद की सतह से चंद्रयान की हाइट का मेजरमेंट रियल टाइम में दिया जा रहा था। पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को लेकर अहमदाबाद में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई का क्या कहना है, जानिए इस रिपोर्ट में। पहला नेशनल स्पेस डे का सेलिब्रेशन होने की तैयारी पूरे देश में है। 1 महीने पहले से ही जो साइंटिस्ट हैं उनमें उत्साह अभी देखा जा रहा है और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर डॉक्टर नीलेश देसाई जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, पहले तो एक बहुत ही बड़ा, आज से लगभग 1 साल पहले एक गर्व का क्षण था, चंद्रयान 3 का सफल लैंडिंग हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल स्पेस डे मनाने की घोषणा की। कितना बड़ा ये मील का पत्थर था भारतीय वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए, और खास करके कितनी बड़ी गर्व की क्षण थी, क्योंकि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 पर सफल लैंडिंग के बाद कई सारे परिणाम भी आए, हमारे सामने कई सारे फोटोग्राफ्स भी आए थे और उस सफलता को न सिर्फ पूरा देश लेकिन पूरे विश्व ने भी सराहा था। धन्यवाद। आपका अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के इस विक्रम साराभाई स्पेस एग्जीबिशन सेंटर में स्वागत है। और जैसा कि आपने बताया, 23 अगस्त 2023 को भारत पहला देश बन गया जो दक्षिण ध्रुव पे मून के या चंद्र के दक्षिण ध्रुव पे पहुंच पाया था और विश्व का चौथा देश था जो चंद्र की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग सफलतापूर्वक कर पाया। और जैसा कि मैंने बताया, वो पहला देश जो साउथ पोल पे पहुंच पाया। तो इस तरह से बहुत ही अभूतपूर्व उपलब्धि थी भारत देश की और खास करके इसरो की। और इसकी याद में, और जैसा कि हम सबको पता है कि हम हमारे बच्चे की प्रथम सालगिरह बहुत ही धामधूम से मनाते हैं, तो उसी तरह से उस जो हमने उपलब्धि हासिल की थी 23 अगस्त को, उसका लगभग 1 साल पूरा होने आया है। तो 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की थी उस समय पे। तो उसी तरह उसको याद करते हुए इस बार हम बहुत ही धामधूम से ये पर्व मना रहे हैं, अंतरिक्ष दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। तो 23 अगस्त को ये इवेंट मनाया जाएगा और नई दिल्ली में इसका जो सबसे बड़ा समारोह है, नई दिल्ली में आदरणीय राष्ट्रपति महोदया की उपस्थिति में ये इवेंट होगा। पर उसके पहले लगभग पिछले 1 महीने से इसरो के लगभग हर एक सेंटर में, हर एक यूनिट में इसका पर्व मनाया जा रहा है और हमने उसका अलग प्रकार से उसके आउटरीच और ट्रेनिंग प्रोग्राम की घोषणा की है और उसका अमल कर रहे हैं। पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है इस इवेंट को याद करते हुए। तो कल एक पर्व तो हम मनाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आज जो पर्व मनाया जा रहा है उसकी बात हम कर लेते हैं। भाई, तीज की बात हम कर रहे थे, हरियाली तीज अभी मनाई गई थी कुछ दिनों पहले। आज है कजरी तीज। आप लोगों को पता है कहाँ मनाई जाती है? मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है कि इट्स वेरी क्लोज टू करवा चौथ। इसमें भी अखंड सौभाग्य के लिए आप उपवास करती हैं, है ना? बिल्कुल। मुझे लगता है किसी भी तीज का मतलब यही होता है कि आप अपने स्पाउस के लिए, अपने हस्बैंड के लिए जो है व्रत रखो और उसकी खुशी और लंबी उम्र की कामना करो। क्या बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा दीदी। आपको बता दें कि अभी तक जितने भी पर्व त्योहार है, 3 तरह की तीज एक तरह से होती है। हरियाली तीज अभी अभी मनाई गई जो हरियाणा, राजस्थान, इन इलाकों में मनाई गई। आज है कजरी तीज और कजरी तीज भी खास करके राजस्थान, कुछ उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं वहां और बिहार में भी मनाई जाती है। एक और तीज आएगी जिसे हरतालिका तीज कहते हैं, वो बिहार में खास करके मनाई जाती है, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन आज के बारे में बता दें, आज का दिन विवाहित महिलाओं के लिए बेहद खास है। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है और हर विवाहित महिला के लिए ये काफी अहमियत रखता है। इसका शुभ मुहूर्त कल से ही शुरू हो चुका है और हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर यह त्योहार मनाया जाता है। उदया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत आज रखा गया है। ये व्रत भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा है।
सावन के बाद आज फिर शिवालयों में भीड़ जुटी है। आज का दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना का है। विवाहित महिलाओं के लिए आज का दिन बेहद खास है। ये दिन उन कन्याओं के लिए भी खास है जो अपने लिए अच्छे वर की कामना कर रही हैं। दरअसल आज कजरी तीज का पर्व है। हर साल भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। उजिया तिथि के चलते कजरी तीज का व्रत आज ही रखा गया है। महिलाएं आज शिव मंदिरों में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना कर रही हैं। कजरी का अर्थ काले रंग से होता है। अमूमन इस दौरान आसमान में काली घटा छाई रहती है, इसीलिए शास्त्रों में इस शुभ तिथि को कजरी तीज का नाम दिया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के भवानी स्वरूप की पूजा का विधान है। इस दिन नीमड़ी माता की पूजा भी बहुत कल्याणकारी मानी गई है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन देवी पार्वती पहली बार भगवान शिव से मिली थीं। शिव जी को पति रूप में पाने के संकल्प के साथ माता पार्वती ने 108 साल तक तपस्या कर भोलेनाथ को प्रसन्न किया था। तभी से इनको कजरी तीज या कजली तीज के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए व्रत रखती हैं और पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं अविवाहित कन्याएं मनचाहे वर पाने के लिए कजरी तीज का उपवास रखती हैं। कजरी तीज का व्रत करवा चौथ की तरह निर्जला व्रत के साथ रखा जाता है और शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोला जाता है। कजरी तीज को कजली तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतूरी तीज के नाम से भी जाना जाता है। ये पर्व उत्तर भारत के राज्यों में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। कजरी तीज का व्रत जौ, चने, चावल और गेहूं के सत्तू बनाने की परंपरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भाई कजरी तीज का त्योहार है, हर कोई मना रहा है और वैसे फेस्टिवल खास तौर पर तीज की बात करें तो महिलाओं से जुड़े हुए हैं। तो तीज अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से मनाई भी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि उस दिन महिलाएं किस तरीके से तैयार होती है, सजती संवरती हैं। तो मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी, पंजाब में तीज बहुत ज्यादा मनाई जाती है, तो कुल मिलाकर मकसद ये है कि हम कितना तैयार होते हैं। इसमें भी 16 श्रृंगार करते हैं, हमारे व्रत में भी 16 श्रृंगार करते हैं। हमारे यहाँ तो व्रत ही नहीं होता ना तीज का, करवा चौथ की बात कर, करवा चौथ। लेकिन हमारे जो हरियाली तीज है उसमें तो सिर्फ हम लोग खाना पीना खाते। मुझे तीज का नहीं पता, मुझे करवा चौथ का पता है। टाइम पास होता है करवा चौथ। सब तैयार होकर के बैठती है, इंतजार करती है चांद दिखे फिर हम डिनर में जाएं। लेकिन आप उपवास तो करती है ना? हाँ बिल्कुल। तो आप चाय के साथ उपवास संपन्न करती हैं या चांद देखती हैं? चांद देख के। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि हम कितना सज रहे, सवर रहे, तैयार हो रहे, कितना उस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए हरियाली तीज के बाद आने वाले इस तीज को खास बनाने के लिए गीत संगीत होता है, कजरी गाई जाती है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं लखनऊ, जहां महिलाएं आज कजरी तीज मना रही हैं। आज कजरी तीज है। माँ पार्वती और महादेव को मन में रख करके पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन उसके साथ ही साथ कजरी तीज एक सेलिब्रेशन का भी अवसर होता है, जब महिलाएं सेलिब्रेट करती हैं और खास तौर पर श्रृंगार करती हैं। तो यहाँ पर जो मेरे साथ महिलाएं हैं वो श्रृंगार 16 श्रृंगार करके बैठी हैं और पूजा तो है ही, आस्था है, लेकिन उसके साथ गीत संगीत भी है और गीत संगीत महादेव और पार्वती को बहुत प्रिय है। आप हरी चूड़ियां पहनी हुई हैं, पूरा आप लोगों ने श्रृंगार किया है। कितना उत्सव का आज माहौल है, देख रहे हैं आप एक साथ मिल बैठी हैं। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का और हम लोग सब लोग अपने साजन के लिए सबने तैयारी करी है, मेहंदी लगाई है, महावर लगाया है, चूड़ियाँ पहनी हैं, 16 श्रृंगार किया है और हम लोग मिलकर उनकी लंबी उम्र के लिए और सब लोग कामना कर रहे हैं। सिजिया पे लोटे काला नाग होकर चौड़ी गली सुन कैले बले माँ। सिजिया पे लोटे काला नाग होकर चौड़ी गली सुने कैले बले माँ। सुने कैले बले माँ, हाँ सुन कैले बले माँ। हाँ यही मिर्जापुर गुले नार होकर चौड़ी गली सुन कैले बले माँ।
अच्छा, परंपराओं की अगर हम बात करें तो सबके घर में अलग अलग परंपराएं निभाई जाती हैं। आपके घर में क्या, क्योंकि किसी नहा वहा के सब सास को उतले बायना निकाला जाता है, फिर वो सास को दिया जाता है और लंबी उम्र की कामना की जाती है, पति की लंबी उम्र की। अच्छा, ये पहले से आप लोग तैयारी शुरू कर देती हैं? जैसे हम देख रहे हैं साड़ियाँ आप लोगों ने अलग अलग पहनी है, वैसे तो हरियाली का रंग होता है, लेकिन तैयारी उसके साथ कौन सी मैचिंग ज्वेलरी पहनेंगी, या जिस तरह से पूजा की तैयारी होती है वैसे श्रृंगार की भी तैयारी? पूरी खूब अच्छे से 1 हफ्ता पहले से शुरू हो जाती है तैयारी। लहरिया डाला, जैसे सावन शुरू होता है वैसे ही हम लोगों के अंदर एक अलग उमंग जाग जाती है। हम लोगों को लगता है अब तो हमारे सजने संवरने का, एक तरह से सब लोग एक जगह इकट्ठे होने का और तरह तरह के कलर पहनने का बहुत आनंद आता है। मेहंदी लगाते हैं, सारा श्रृंगार करते हैं। हमेशा तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन किसी थीम पे एक तरह के लगते हैं तो बहुत अच्छा लगता है उस समय। ये अवसर ऐसा ही है सेलिब्रेशन का, ये जश्न का। इसके साथ ही साथ क्योंकि महादेव और पार्वती की जब बात हो तो परिवार की भी बात होती है, तो एक तरह से पूजा अर्चना तो होती ही है, लेकिन उसके साथ ही साथ जो सामूहिकता है, जो महिलाओं के एक साथ मिल बैठने के, अपने सखियों के साथ जो इस पर्व को, इस त्योहार को मनाने के तरीके हैं, वो भी है। और उसमें गीत संगीत तो है ही, श्रृंगार भी है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित मिश्रा के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। उत्सव ही उत्सव, रंग ही रंग। जीएनटी का तो मतलब ही है तमाम त्योहार और तमाम त्योहारी रंग आप तक पहुंचाना। कैसे लगे रंग? बेहद खूबसूरत, जबरदस्त। हमारी चाय की लहरिया रंग, लहरिया हैशटैग दे देना चाहिए। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ रही है कि क्यों ना हम भी कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लहरिया पहने सब लोग। Great idea, दुपट्टा और साड़ी, व्हाटएवर। वेरी गुड आइडिया। इस तरह का कोई भी अगर हम मोटिव लेके चलते हैं ना तो मजा और आता है त्योहार का। उससे रंग में हम रंगे हुए दिखाई देंगे। फिर दिवाली पे मांग टीका लगाएंगे। बहुत दूर तक पहुंच गई है ये। बात कर लेते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की, जिसका इंतजार पूरा देश बेसब्री से कर रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव इस बार ब्रजमंडल में 2 दिन मनाया जाएगा, जिसकी धूम अभी से देखने को मिल रही है। और ब्रज धाम में इस बार 2 दिन जन्माष्टमी मनाई जाएगी। पूरे मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की भव्य लाइटिंग, रंग बिरंगी रोशनी से जगमग पूरा मंदिर परिसर। श्री कृष्ण का जन्मोत्सव बेहद करीब है, लिहाजा मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम अभी से देखने को मिल रही है। कान्हा के जन्मोत्सव से पहले ही ब्रजमंडल की छटा निखर गई है। पूरे मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, पूरे मथुरा शहर की भव्यता में 4 चांद लगाए जा रहे हैं। शहर को खूबसूरत पेंटिंग से सजाया जा रहा है। दीवारों पर बनाई जा रही ये पेंटिंग्स कृष्ण भक्तों का मन मोह लेगी। भगवान श्री कृष्ण के 5251वें जन्मदिन के लिए पूरे मथुरा शहर को भव्यता और दिव्यता से सजाया जा रहा है। इस तरह की पेंटिंग पूरे शहर की जो दीवार हैं उन पर बनाई जा रही हैं। जो श्रद्धालु यहाँ आए वो इनको देखें और शहर की जो भव्यता और दिव्यता है, जो यहाँ पेंटिंग बनाई जा रही है, बड़ी सुंदर तरीके से इन पेंटिंगों को बनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव इस बार ब्रजमंडल में 2 दिन मनाया जाएगा। मथुरा में श्री कृष्ण जन्माष्टमी 26
और 27 अगस्त को मनाई जाएगी। जन्मभूमि पर 26 अगस्त को श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। वहीं श्री कृष्ण की लीला स्थली कहे जाने वाले वृंदावन में 27 अगस्त को ये त्योहार धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी पर हर साल देश विदेश से श्रद्धालु मथुरा आते हैं, क्योंकि इस बार भगवान कृष्ण का 5251वां जन्मदिन है। लिहाजा माना जा रहा है कि श्रद्धालुओं की तादाद इस बार 40 लाख से भी ज्यादा हो सकती है, जिसे देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जनपद आगमन की ये है उम्मीद है। इसको लेकर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई जा रही है। पूरे एरिया को 3 जोन 17 सेक्टर में डिवाइड करके पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जा रही है, जिसमें सिविल पुलिस, पीएसी तथा अन्य जो हमारी एजेंसियां हैं उनकी डिप्लॉयमेंट होगी। यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से रहे, इसके लिए पर्याप्त संख्या में पार्किंग की व्यवस्था की गई है। आस्था और उल्लास का माहौल तैयार है। जन्माष्टमी को लेकर कृष्ण भक्तों का उत्साह चरम पर है। इंतजार है तो बस कान्हा के जन्मोत्सव का। मदन गोपाल शर्मा, मथुरा, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए मथुरा और अलग अलग जगह किस तरह से तैयारी हो रही है कान्हा के जन्मोत्सव की। और आप लोगों को भी पता होगा कि जिनके घर में भी लड्डू गोपाल आते हैं या फिर रहते हैं, विराजमान होते हैं, तो अपने बालक की तरह, अपने बच्चे की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता है। पता है कि नहीं? नहीं, मुझे पता है, हमने रखे नहीं है, बट दूसरों को देखा है करते हुए। सिर्फ झूला झुलाना नहीं, घर में जो पहला भोजन बनता है, यानी सुबह की चाय भी पहले बनेगी तो पहले उनको दी जाती है। हमारे घर में भी ऐसे ही होता है, उनको सुलाया भी जाता है, सुलाया जाता है, दूध भी दिया जाता है, सारे जैसे एक छोटा बेबी होता है ऐसे ध्यान रखा जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे घर में भी है, मैं भी मनाती हूँ, तो इसलिए इसको जानती हूँ। और इसीलिए जैसे पूरे साल इंतजार होता है ना कि बर्थडे आएगा और हम नए नए कपड़े खरीदेंगे कान्हा के लिए, तो कुछ उसी तरह की रौनक बाजारों में देखने को मिल रही है। और बाकी दीपिका बताएंगी कि दीपिका क्या कुछ खास हो रहा है। बिल्कुल, देखिए जन्माष्टमी के मौके पर हर मंदिर भी सजा हुआ नजर आ रहा है। बाजारों में लड्डू गोपाल के श्रृंगार के लिए तरह तरह के वस्त्र और बांसुरी मिल रही है। हर भक्त अपने भगवान का सबसे खूबसूरत श्रृंगार करने के लिए वस्त्र और दूसरे सामान खरीद रहा है। हर तरफ बिखरी है जन्माष्टमी की रौनक। कान्हा के रंग में रंगने लगा है पूरा देश। जन्माष्टमी का त्योहार करीब आते ही हर तरफ भगवान कृष्ण की भक्ति के रंग दिखने लगे हैं। आगर मालवा में जन्माष्टमी से पहले कान्हा के श्रृंगार के लिए लोग वस्त्र, बंसी, झूले और सजावट का सामान खरीद रहे हैं। पूजा सामग्री की दुकानों पर सुबह से शाम तक भीड़ नजर आ रही है। जन्माष्टमी पर्व पर लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार में मूर्ति, उनकी पोशाकें, मुकुट, माला, बांसुरी, ये तो अपन शुरू से ही देखते थे। अब नई नई चीज़ें, डाइनिंग सेट है, मच्छरदानी है और खिलौने, हेलीकॉप्टर आते हैं भगवान को बिठाने के लिए, गाड़ियाँ आती हैं, पतंग, बाल्टी, पिचकारी, बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ें भगवान को लगाने के लिए आती है और लोग बहुत उत्साह के साथ में खरीदते हैं और ले जाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी। यहाँ पर बांसुरी है, झूला है, आसन आते हैं भगवान को बिछाने के, और ओढ़ाने का कंबल वगैरह, रजाई, गादी सभी उपलब्ध रहते हैं। तो ग्राहक अपने हिसाब से आके सारे परचेस कर लेते हैं। दुकानों पर लड्डू गोपाल की एक से एक खूबसूरत मूर्तियां मिल रही हैं। इन मूर्तियों को अलग अलग ढंग से सजाया गया है। कहीं कान्हा के लिए रंग बिरंगी छतरियां हैं, तो कहीं कृष्ण कन्हैया के लिए खूबसूरत झूले तैयार हैं। इस बार तो कान्हा की मच्छरदानी वाली गद्दी भी भक्तों में खूब लोकप्रिय हो रही है। हम तो चाहते हैं कि भगवान ऐसे सजे कि और किसी का नहीं सजे, बस हमारे भगवान को ही हम निहारते रहे। जिस तरह से हम हमारे बच्चों को भी इतने सुंदर तैयार करते हैं, इसलिए हमने राधा रानी और छोटे छोटे जो मेरे पोता पोती है उनके लिए भी ऐसे ही श्रृंगार का सामान मैंने खरीदा है। धोती है, कुर्ता है, लहंगा, चुन्नी है, चोली है और उनके भी मुकुट और बांसुरी खरीदी है। भगवान को हम सुंदर सुंदर कपड़ों से बांसुरी पहनाकर, मुकुट पहनाकर, अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनाकर सजाएंगे। आगर मालवा में महिलाओं ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर खास अंदाज में मेहंदी रचाई है। इस मेहंदी में कान्हा की भक्ति भी नजर आ रही है। अब इन भक्तों को बेसब्री से इंतजार है जन्माष्टमी के पावन पर्व का, जब ये भक्त भगवान कृष्ण की भक्ति में डूब जाएंगे। आगर मालवा से प्रमोद कारपेंटर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अभी थोड़ी देर पहले शगुफ्ता ने कहा था ना, उत्सव ही उत्सव, फेस्टिवल ही फेस्टिवल। हमारी तो अभी तैयारी चल रही थी शगुफ्ता कि हम जन्माष्टमी की प्लानिंग करें। अदिति दिवाली तक पहुंच गई है, बीच के सारे त्योहार लांग गई है। इसीलिए मुझे लगा कि गणेश उत्सव की खबर दे देते हैं ना, पहले वही बता देते हैं। इसकी भव्य तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए, गणपति उत्सव मतलब महाराष्ट्र की रौनक देखने वाली होती है। वहां कैसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, दिखाते हैं आपको। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जल्द ही देश भर में इसकी गूंज सुनाई पड़ेगी। गणेश उत्सव को लेकर पूरे देश में, खासकर महाराष्ट्र में तैयारियां जोरों पर हैं। महाराष्ट्र का ये सबसे बड़ा त्योहार है, इसलिए यहाँ भव्य गणेश प्रतिमा का निर्माण तेजी से चल रहा है। 10 दिनों तक चलने वाले गणेश उत्सव की शुरुआत 7 सितंबर को होगी, जिसके लिए मुंबई में खास भव्य तैयारी चल रही है। इस उत्सव के लिए पंडालों से लेकर गली मोहल्लों और घरों में भी भगवान गणेश की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। मुंबई के परेल इलाके में गणेश प्रतिमाएं बनाने का काम जोरों पर है। मूर्तियां बनाने की इस फैक्ट्री से पंडालों में गणेश प्रतिमाएं ले जाना शुरू भी कर दिया गया है। कितनी मूर्तियां इस तरह से बड़ी बड़ी आप बनाते हैं? यहाँ पे कम से कम तकरीबन 300-350 मूर्तियां बनती है। ओके, और सबसे बड़ी मूर्ति की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 30 फुट होगी। हर बार कोई ना कोई ट्रेंड आ जाता है। इस बार कोई ट्रेंड है क्योंकि कोई चाहता है कि बप्पा अलग अलग किरदारों में नजर आए। पिछली बार हमने देखा था वकालत एंड ऑल। बीच में एक ट्रेंड था बैठी हुई मूर्ति का, राजा मूर्ति का। अभी वो ट्रेंड थोड़ा खत्म हो गया है। अभी खड़ी मूर्ति लोग ज्यादा प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, और स्पेशली मूर्ति जिस पर बैठती हैं, जैसे मैंने देखे हैं कि कभी मोर पर बैठी हुई हैं, कभी शंख पर बैठी हुई हैं। सबसे ज्यादा डिमांड इस बार किस चीज की है? खड़ी मूर्तियों की है। तो डिपेंड ऑन हर एक पिक्चर अलग होता है, लेकिन खड़ी मूर्तियां ज्यादा करते हैं, प्रिपेयर करते लोग। अच्छा, कितने लोगों को लेकर आप काम करते हैं यहाँ कारखाने में? यहाँ पे अभी तकरीबन 300-350 वर्कर्स है। परेल इलाके की इस फैक्ट्री में दिन रात प्रतिमाएं बनाने का काम चल रहा है। यहाँ कारीगर सिर्फ पैसों के लिए नहीं, बल्कि बाप्पा के प्रति गहरी आस्था और श्रद्धा को लेकर भी मूर्तियां बनाना पसंद करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से 300-350 मूर्तियां जो हैं इस भव्य कारखाने में बनाई जा रही है। और साहित्य देख करके, यानी जो दिन ईश्वर के करीब होगा, जो दिन बहुत ज्यादा सही होगा, उस दिन पर बड़े बड़े पंडाल जो है वो गणेश मूर्तियां ले जाते हैं, अपने पंडाल में स्थापित करते हैं और उसके बाद पूजा पाठ शुरू हो जाती है। तो मिला जुला के कहानी ये है कि फिर से एक बार मुंबई, महाराष्ट्र और पूरा देश गणेश उत्सव के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। मोदी के पोलैंड दौरे का आज दूसरा दिन है। कल वो यूक्रेन के लिए विशेष ट्रेन में सवार होकर पहुंचेंगे यूक्रेन की राजधानी कीव, और इस विशेष ट्रेन का नाम है रेल फोर्स 1। एक वॉर जोन देश में प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा पर सबकी नजरें हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कल जब पोलैंड पहुंचे तो उनका वहां पर ग्रैंड वेलकम किया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद भी भव्य स्वागत का सिलसिला चलता रहा। देखिए इस रिपोर्ट में। खत्म हुआ 45 साल का इंतजार। भारत की जय जयकार। पोलैंड में मोदी की गूंज। भव्य और शानदार ये तस्वीरें देखने लायक हैं। 45 साल के लंबे इंतजार के बाद जब भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड की सरजमी पर पहुंचे तो स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वेलकम के लिए खास इंतजाम किए गए थे। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग बेताब दिखाई दिए। ये तस्वीरें पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की हैं, जहां भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी के स्वागत में डांडिया खेला।
इस दौरान ये खास लम्हा भी सामने आया जब पीएम मोदी ने बच्चों से हाथ मिलाया और उनसे बातचीत की। हर जगह मोदी ही मोदी नजर आए। भारतीयों के बीच जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो लोगों का जोश देखने लायक था। पीएम मोदी वॉर्सो में मोंटे कैसिनो स्मारक और कोल्हापुर परिवार के स्मारक पर पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। मोंटे कैसिनो स्मारक दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बनाया गया था। दरअसल प्रधानमंत्री का पोलैंड और यूक्रेन का ये दौरा बेहद खास है क्योंकि ये नया भारत है जो सबके साथ, सबके बारे में सोचता है, सबको साथ लेकर चलने में भरोसा करता है। इसीलिए तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रह रहे भारतीयों के बीच पहुंचे तो पूरी दुनिया को दो टूक में ये संदेश दिया कि ये युद्ध का युग नहीं है। भारत बुद्ध की विरासत वाली धरती है और जब बुद्ध की बात आती है तो जो युद्ध नहीं, शांति पर विश्वास करती है और इसलिए भारत इस रीजन में भी स्थायी शांति का एक बड़ा पैरोकार है। भारत का मत एकदम साफ है, ये युद्ध का युग नहीं है। ये उन चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुट होने का समय है जिनसे मानवता को सबसे बड़े खतरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में भारत और पोलैंड के बरसों पुराने रिश्तों का जिक्र किया। साथ ही कई ऐसे पहलुओं को भी छुआ जिन्हें सुनकर वहां रह रहे भारतीय गदगद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, पाकिस्तान में मंकी पॉक्स के मामले देखते हुए भारत पहले से ही सचेत हो गया है। इसके लिए दिल्ली के 3 बड़े अस्पतालों में इलाज की तैयारी पुख्ता कर दी गई है और उन 3 अस्पतालों में आरएमएल भी शामिल है जहां 10 बेड का आइसोलेशन यूनिट तैयार किया गया है। अगर मंकी पॉक्स के मरीज मिलते हैं तो उनका कैसे इलाज होगा और इस बीमारी के बारे में जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। अफ्रीकी देश कोंगो से निकली मंकी पॉक्स बीमारी जो है अब पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रहे। बता दें आपको कि ये बीमारी वायरल जोनोसिस बीमारी है जो कि बहुत खतरनाक है। हालांकि पिछले जो पहले समय में स्मॉल पॉक्स होते थे, ये बीमारी उसी की तरह है लेकिन उससे कम खतरनाक है। बट इसकी जिस तरीके से तादाद बढ़ रही है बाहर के अन्य देशों में, उसको देखकर अब भारत भी अपने पूरे अलर्ट मोड में आ गया है। और इस वक्त हम मौजूद है आरएमएल अस्पताल में जहां पर अलग से मंकी पॉक्स के लिए यूनिट बनाया गया है कि जितने भी अगर कोई भी ऐसे संपर्क में कोई पेशेंट आता है जो डायग्नोस होता है इस चीज के साथ, तो उसको इस जगह पर रखा जाएगा। काफी आइसोलेशन रूम बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि ये एक स्किन से रिलेटेड बीमारी है जो स्किन टू स्किन फैलती है। तो आइसोलेशन सबसे पहला चीज है जो कि ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हर एक अस्पताल के लिए नोडल ऑफिसर्स जो है बनाए गए हैं। डेजिग्नेटेड अगर अस्पताल की मैं बात करूं तो आरएमएल, लेडी हार्डिंग और सफदरजंग, ये 3 अस्पताल है। लेकिन इसकी पकड़ को देखते हुए सभी अस्पताल जो है इस वक्त अलर्ट मोड पर है और कोशिश ये की जा रही है कि अपने अपने तरीके से काम जो है पहले से कर सके। हमारे साथ आरएमएल ऑफिस हॉस्पिटल की नोडल ऑफिसर जो है बनाई गई है इस यूनिट के लिए। मैम, सबसे पहली बात मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अब आप इस पूरे उसको यूनिट को देखेंगे तो सबसे पहले क्या चीज है जरूरी आप पेशेंट्स में जो देखते हैं? हाँ, सबसे पहले ये है कि हमें रिकॉग्नाइज करना है कि ऐसे अगर कोई भी सस्पेक्टेड पेशेंट आता है क्योंकि उनको एक इमीडिएट आइसोलेशन की ज़रूरत है और कुछ इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है जो हमारे यहाँ अवेलेबल है। तो ऐसा रिकॉग्नाइज करना कि फीवर और कुछ स्किन रैशेज एक पर्टिकुलर तरह के इस बीमारी में एमपॉक्स में होते हैं, तो उनको रिकॉग्नाइज करके उन पेशेंट को इस यूनिट में लेकर आया जाए, सस्पेक्टेड केसेस को, फिर उनको कंफर्मेशन करी जाए जिसके टेस्ट पीसीआर टेस्ट हमारे यहाँ अवेलेबल है और फिर अकॉर्डिंगली उनको मैनेज करा जाए। प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे अगर जब पेशेंट आता है तो ज्यादातर एमपॉक्स एक माइल्ड और सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन ही होती है। माइल्ड सेल्फ लिमिटिंग मतलब वो अपने आप ही एक कोर्स, जैसे चिकन पॉक्स होता है हम कहते हैं बच्चों में, वो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। तो एमपॉक्स भी ज्यादातर मरीजों में अपने आप ही 2 से 4 हफ्ते में ठीक हो जाता है। स्किन के जो रैश आते हैं उन पे धीरे धीरे पपड़ी बनने लग जाती है, वो पपड़ी झड़ जाती है और वो पूरा स्किन फिर नॉर्मल हो जाता है। मैं बात करूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर कंपानी मैम जी जो कि HOD है मेडिसिन की। मैम, डेथ रेशो की अगर मैं एक बार बात करूं तो क्या रहता है?
डेथ एग्जैक्टली हमें रेशियो इंसिडेंस नहीं मालूम है, बट डेथ बहुत कम लोगों में होती है, मोर्टेलिटी बहुत कम है। ज़्यादा केसेस जो है सेल्फ लिमिटेड, जैसे बताया, इन्फेक्शन होती है, स्किन में होती है और लीजन्स झड़ जाती हैं, बट रेयरली कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन में इन्फेक्शन हो सकती है, तो दैट इज़ वेरी रेयर। तो उसके लिए हम हॉस्पिटल में मॉनिटर करते हैं, नहीं तो बस आइसोलेशन एंड सपोर्टिव केयर, हाइड्रेशन, prevention of transmission from one patient to the other, and scabs, अगर oral ulcers हैं तो mouth gargles, antiseptic gel, और अगर infect हो जाती हैं lesions तो antibiotics देनी पड़ती हैं। otherwise supportive care is the main treatment। इसमें खतरा कम है, जान का खतरा कम होता है, डेथ रेशियो एज सच कुछ नहीं है, लेकिन आइसोलेशन सबसे ज्यादा इसमें जरूरी है। कैमरा पर्सन सत्य राउतरे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। देखिए, देश में अक्सर कई योजनाएं शुरू होती हैं, लेकिन उसका फायदा अमूमन दूर दराज के हिस्सों में आम आदमी तक पहुंचता नहीं है। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश के बैतूल से राहत भरी खबर आई है। यहां पर एक घायल शख्स के लिए सरकार की योजना मददगार साबित हुई है। आसमान में उड़ान भर रहा ये हेलीकॉप्टर कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि ये हेलीकॉप्टर इस घायल शख्स के लिए उम्मीद की किरण बन गया। इसके जरिए उसे मध्य प्रदेश के बैतूल से भोपाल के हमीदिया अस्पताल रवाना किया गया। इस घायल मरीज को पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना के तहत मदद पहुंचाई गई। अभी हम इधर पीएम श्री एयर एम्बुलेंस की काम में इधर वर्क कर रहे हैं। प्रोटोकॉल मतलब सीएमएचओ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर तक आई थिंक एवरीवन प्लेस रोल इन दिस, एंड वंस केस गेट एक्टिवेटेड फ्रॉम एनी डिस्ट्रिक्ट विल गो देयर इन दिस हेलीकॉप्टर एंड विल ब्रिंग द पेशेंट। बताया जा रहा है कि शेख लाल हरले पेशे से राजमिस्त्री हैं। वो 19 अगस्त को चकोरा गांव में एक मकान का काम कर रहे थे। इसी दौरान मकान की दीवार पर प्लास्टर करने के दौरान पैर स्लिप हो गया, जिसके बाद गिरने से उसकी कमर के नीचे रीढ़ की हड्डी में चोट आई थी। लेकिन गरीब शेख लाल गंभीर चोट लगने पर वो महंगा इलाज करवाने में सक्षम नहीं था। ऐसे में पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना उसके लिए मददगार साबित हुई। यकीनन सरकार की पहल शानदार है, लेकिन ऐसी योजनाएं हमेशा समाज के हर आखिरी शख्स तक पहुंचनी चाहिए, तभी उसका असली मकसद पूरा हो सकेगा। बैतूल से राजेश भाटिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश बदल रहा है। गांव हो या शहर, लोगों की सोच और काम करने के तरीके में भी बदलाव आ रहा है। इसकी ताजा मिसाल पंजाब के भटिंडा से आई है। और यहाँ किसान खेती के लिए बिजली कनेक्शन के बजाय सोलर प्लांट को प्राथमिकता दे रहे हैं। कैसे सोलर प्लांट किसानों के लिए बन रहा है वरदान और उनके चेहरे पर ला रहा है मुस्कान, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बठिंडा के गांव कालचरानी के लहलहाते खेतों और यहां के खुशहाल किसानों की आजकल खूब चर्चा है। यहां के किसानों की खुशहाली का राज है खेतों के बीच लगाए गए ऐसे सोलर प्लांट्स। कालचरानी के किसान अब सोलर प्लांट्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोलर प्लांट से चलने वाली मोटर से खेतों की सिंचाई में कम खर्च आता है और फसलों को समय पर पानी भी मिलता है। यहाँ के किसानों को अब बिजली के आने का इंतजार नहीं करना पड़ता। बिजली कनेक्शन लेने का झंझट भी खत्म हो चुका है। किसानों का कहना है कि सोलर प्लांट से चलने वाली मोटर के जरिए जो पानी खेतों में जाता है उसका बहाव भी तेज होता है। सरकार की मदद से किसानों ने सोलर प्लांट अपने खेतों में लगाए हैं, जिसकी सब्सिडी उन्हें मिल जाती है और खर्चा भी काफी कम होता है। कालचरानी के किसानों के लिए सोलर प्लांट किसी वरदान से कम नहीं। बठिंडा से कुणाल बंसल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
तो जो खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं, उस खबर को बताने से पहले ये बता दूं कि भारत में आजकल ज्यादातर बच्चे जो जेन जी हैं वो इनको फॉलो करते हैं, इनको आइडल मानते हैं और इनके टी शर्ट में आपको दिख जाएंगे। जी हाँ, रोनाल्डो की बात कर रहे हैं, सॉकर की दुनिया का सितारा, अब सोशल मीडिया का भी बादशाह बन गया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने यूट्यूब पर एंट्री करते ही धमाल कर दिया है। उनके ऑफिशियल अकाउंट ने महज 90 मिनट में 1 मिलियन फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। ये किसी भी नए यूट्यूब चैनल का अब तक का सबसे तेजी से हासिल किया गया आंकड़ा है। आज सुबह 10:30 बजे तक रोनाल्डो ने यूट्यूब पर 1,33,00,000 सब्सक्राइबर पूरे कर लिए हैं। अभी बाकी है छूना अनंत आसमां से भी आगे का जहां साल 2023 में भारत के चंद्रयान 3 की चांद के साउथ पोल पर उतरने की कल पहली सालगिरह है। तो कल अंतरिक्ष दिवस को पूरा देश एक साथ सेलिब्रेट करेगा। मगर अंतरिक्ष दिवस मनाने के बाद भी बगैर रुके बगैर थमे हमारे देश के वैज्ञानिकों की ये अंतरिक्ष दौड़ जारी है, क्योंकि अभी मंजिल और भी है जिन्हें छूना बाकी है। क्या बात है। चंद्रयान 3 की ये उपलब्धि न केवल हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत का नतीजा रही, बल्कि करोड़ों भारतीयों को खुश और गर्व करने का मौका भी साथ में दे गई। और उम्मीद यही है कि कल अंतरिक्ष दिवस को मनाने के साथ आगे भी हमारी वैज्ञानिक स्पेस की रहस्यमय दुनिया से नई नई खोजों को दुनिया के सामने लाएंगे। बिल्कुल, तो कल आपको अंतरिक्ष दिवस का सेलिब्रेशन दिखाएंगे, साथ ही वैज्ञानिकों की भविष्य को लेकर अनंत अंतरिक्ष को छूने की तैयारी भी दिखाएंगे। मगर हमारी आपसे ये गुजारिश है कि आप दूसरों के दिल को छूने और उसे समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, कल मिलते हैं चाय पे।